नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। देखिए दोस्तों, इससे पिछले एपिसोड्स में मैंने आप लोगों के साथ गणमूल नक्षत्र की चर्चा की थी और 2 गणमूल नक्षत्र की विस्तृत व्याख्या भी की थी, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। और वो 2 गणमूल नक्षत्र हैं अश्विनी और अश्लेषा, जिसका जिक्र मैंने पिछले 2 एपिसोड्स में आप लोगों के साथ कर लिया है। इससे पहले कि मैं अपना एपिसोड स्टार्ट करूं, अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, मेरे आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया करके मेरे पुराने एपिसोड्स को देखते हुए हैं। अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और आपने मेरे पुराने एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि आप मेरे पुराने एपिसोड्स को देखते हुए हैं, ताकि आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जो फंडामेंटल्स है, वो आपको क्लियर रहे, ताकि स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से जैसे जैसे हमारी लेक्चर आगे बढ़ रही है, एपिसोड्स आगे बढ़ रहे हैं, उसकी बारीकियाँ आपको समझ में आ सके। ठीक है, अगर आप पुराने एपिसोड्स को स्किप करके डायरेक्टली इसको देखना चालू करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आए, लेकिन अगर आप स्टार्ट से देखते हैं तो हर चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी को 0 लेवल से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक सिखा दूं। ठीक है, और मैंने स्टार्ट भी किया है 0 लेवल से। 0 लेवल से मैंने अपना लेक्चर, अपना एपिसोड बनाना स्टार्ट किया है और मैं पूरे तरीके से आश्वस्त हूँ कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट कर ले रहे होंगे। ठीक है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि आप बहुत जल्द सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरे की भी कुंडलियों को देखने में सक्षम होंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है और ये मैं एश्योर हूँ। ठीक है, बिल्कुल पूरी तरीके से मैं आश्वस्त हूँ कि आप ऐसा कर पाने में सक्षम होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मैं गणमूल नक्षत्र केतु की चर्चा गणमूल नक्षत्र मघा की चर्चा करूंगा। ठीक है, जिसके स्वामी केतु देवता है। ठीक है, गणमूल नक्षत्र मघा और इसके स्वामी देवता है केतु। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए, ये जो टॉपिक है गणमूल नक्षत्र, ये एक्चुअली इसको बना दिया गया है एक बिजनेस, एक धंधा बना दिया गया है। ठीक है, और इसके बारे में बहुत लोगों को डराया जाता है, लेकिन ऐसा मत समझिए कि अगर आपका जन्म गणमूल नक्षत्र में हुआ है तो आप अशुभ हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, गणमूल नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति कभी कभी बहुत भाग्यशाली भी होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप उस गणमूल नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है। ठीक है, गणमूल नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है। ठीक है, ये जो दोष है गणमूल नक्षत्र का, वो एक पार्टिकुलर चरण में ही लगता है। ठीक है, उसके हर चरण में नहीं लगता है। ठीक है, जैसे एक नक्षत्र होते हैं तो उसके 4 चरण होते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको गणमूल नक्षत्र का जो दोष हो वो हर चरण पे लगे। ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर चरण में लगता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा फेयर होने का, इतना ज़्यादा भयभीत होने का ज़रूरत नहीं है और बहुत आसानी से। ठीक है, अभी मैं जानता हूँ कि अभी भी आप एस्ट्रोलॉजी के बिगनर्स ही हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष शास्त्र में अभी भी आप बिगनर्स हैं, लेकिन बड़े ही आसानी से आप पता कर सकते हैं कि आप गणमूल नक्षत्र में है या नहीं। ठीक है, और वो ये है कि आप कोई भी कंप्यूटराइज कुंडली में या प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप्स आजकल आते हैं जो आपके स्मार्टफोन में होंगे। आप अगर उसमें अपनी बर्थ डिटेल, जैसे कि बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ लोकेशन जब फिलअप कीजिएगा तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो खुद ब खुद उसमें फिलअप हो जाता है। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में तो एक कुंडली खुल के आपके सामने आती है और जब आप उसमें देखते हैं कि आपका जन्म कौन से ग्रह की महादशा में हुआ है, अगर आप ये पाएँ कि आपका जन्म बुध और केतु की महादशा में हुआ है, तब आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, एक कंडीशन बन रहा है कि मैं गणमूल नक्षत्र के दोष से ग्रसित हो सकता हूँ। ठीक है, गणमूल नक्षत्र के दोष आप पे लग सकता है, एक कंडीशन बन रहा है, लेकिन वो भी अभी भी श्योर नहीं है। ठीक है, उसका चरण, ठीक है, उसके और आगे जाना है कि उसके कौन से चरण है। ठीक है, अगर आप पाएंगे कि नहीं, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ कि गणमूल नक्षत्र के किस चरण में उसका दोष लगता है, तो आपको उस चरण को याद रखना है। अगर आप उस पार्टिकुलर चरण में होंगे तभी आपको उसका दोष लगेगा, अदरवाइज आपको गणमूल नक्षत्र का दोष लगेगा नहीं। ठीक है, गणमूल नक्षत्र में आप हो सकते हैं लेकिन उसका दोष किसी एक चरण में ही लगेगा, हर चरण में उसका दोष लगता नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बुध और केतु की महादशा में, बुध या केतु की महादशा में अगर आपका जन्म हुआ है, तभी आप गणमूल नक्षत्र में आने की एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन अगर बुध और केतु की महादशा में अगर आपका जन्म नहीं हुआ, इन दोनों ग्रहों की महादशा से आपकी लाइफ स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसका मतलब आप 100% श्योर रहिए कि आप गणमूल नक्षत्र में आ ही नहीं सकते हैं। उसके बाद सामने वाले से और कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पैसे बचाइए,
ठीक है, और आराम से वहाँ से निकल चलिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज मैं चर्चा करता हूँ आपको गणमूल नक्षत्र मघा के बारे में। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि जहाँ जहाँ संधि होती है, ठीक है, जहाँ जहाँ संधि होती है वहाँ वहाँ गणमूल नक्षत्र का निर्माण होता है। तो संधि होती क्या है? तो देखिए दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जहाँ भी एक नक्षत्र और राशि एक साथ स्टार्ट हो रहे होते हैं, यानी एक नक्षत्र और एक राशि का उदय साथ में हो रहा होता है, एक संधि वहाँ पे बनती है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी संधि अगर कहीं पे एक राशि और नक्षत्र की समाप्ति एक साथ हो रही है तो वहाँ पे भी एक संधि बनती है। ठीक है, दो तरीके से संधि बनती है, या तो नक्षत्र और राशि एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों का उदय एक साथ हो रहा है, या तो नक्षत्र और राशि दोनों एक साथ समाप्त हो रही है। तो ये दो जगह एक संधि बनती है। ठीक है, उसको संधि बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, आप देखिएगा, ठीक है, वो ये है कि जब भी गणमूल नक्षत्र बनता है तो वहाँ पे दो अपोजिट राशियाँ का मतलब होता है कि राशियों का भी तत्व होता है। तो जहाँ भी गणमूल नक्षत्र का निर्माण हो रहा है वो दो ऐसी राशियों के बीच स्थित होती है जिसके कैरेक्टर बिल्कुल अलग रहते हैं। यानी एक राशि अगर अग्नि तत्व होगा तो दूसरा राशि जल तत्व होगा। ठीक है, गणमूल नक्षत्र हमेशा ऐसे दो राशियों के बीच में ब्रिज या जंक्शन का काम करेगा जिसके तत्व, जिसके एसेंस बिल्कुल अलग होगा। एक अगर अग्नि तत्व हो राशि होगा तो दूसरा श्योर जल तत्व होगा। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के इनिमी होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं मघा गणमूल नक्षत्र की। तो देखिए दोस्तों, मघा गणमूल नक्षत्र जो है वो सिंह राशि के अंतर्गत आता है। सिंह राशि में पूरे तरीके से मघा गणमूल नक्षत्र समाहित है। ये देखिए दोस्तों, ये सिंह राशि है, इसमें मघा गणमूल नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। मतलब मघा गणमूल नक्षत्र पूरे तरीके से सिंह राशि में समाहित है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण आते हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 1 चरण आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैं आप लोगों को राशि चक्र बता चुका हूँ। ठीक है, अगर राशि चक्र में मैं अगर ये आपको बताना चालू करूँ गणमूल नक्षत्र के बारे में तो वो शायद आपको बोर्ड में दिख नहीं पाए, क्योंकि उतना डिटेल में मैं उसको लिख नहीं पाऊंगा कि आपको शो कर पाऊँ इस बोर्ड में। तो इसलिए मैंने एक सेक्शन को उससे निकाल लिया है। ठीक है, ये एक्चुअली एक राशि चक्र का ही पार्ट है जिसमें से मैंने सिर्फ क्या किया है कि सिंह राशि के सेक्शन को निकाल लिया है, ताकि आप लोगों को बोर्ड में क्लियर दिखे और आप लोग अच्छी तरीके से ये आपके सामने विजिबल हो और आप उसको समझ पाएँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो सेक्शन है ये राशि चक्र का ही एक पार्ट है जिसको हम सिंह राशि का पार्ट है, सिंह राशि मान ले रहे हैं। ठीक है, जैसे 12 हिस्से में 12 सेक्शंस में बांटा गया है राशि चक्र को, तो उसमें एक सेक्शन जो है ये है सिंह राशि का सेक्शन। ठीक है, तो ये है आपका सिंह राशि। ठीक है दोस्तों, ये जो सेक्शन है ये सिंह राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम जानते हैं कि एक राशि में नक्षत्रों के टोटल चरणों का जो योग होता है, टोटल नक्षत्रों के जो चरण होते हैं वो होते हैं 9। तो देखिए दोस्तों, ये सिंह राशि है, इसको मैंने 9 भागों में बांट लिया। ठीक है, 9 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, बांट लिया। तो ये जो हो गया, यहाँ मैंने लिख भी दिया, ये हो गया पहला चरण जहाँ मैंने 1 लिखा है। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस तरीके से 9 चरण मैंने शो किया। ये आपका हो गया पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, इस तरीके से सिंह राशि के 9 चरण कंप्लीट हुए। तो उसमें पहले जो 4 चरण होंगे वो मघा नक्षत्र के होंगे, क्योंकि सिंह राशि स्टार्ट हुई है मघा नक्षत्र से। ठीक है, तो 1 to 4 जो है ये जो हिस्सा है, ठीक है, 1 से लेकर के 4 तक ये हो गया मघा नक्षत्र। ये मघा नक्षत्र को इंडिकेट कर रहे हैं, जो टोटल जो सेक्शन है, टोटल जो ये हिस्सा है 1 से लेकर के 4 तक ये मघा नक्षत्र है। ठीक है, मघा नक्षत्र के बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आ रहा है, उसके भी 4 चरण समाहित है सिंह राशि में। तो 4 तक तो मघा गणमूल नक्षत्र है, तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 जो बाकी के जो 4 चरण हैं वो आ गए आपके पूर्व फाल्गुनी में। तो यहाँ मैंने इंडिकेट किया है, देखिए इसको। उसके बाद लास्ट जो चरण बचा, 1 चरण बचा, वो किसका है? वो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का 1 चरण। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का 1 चरण मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये जो लास्ट वाला है। ठीक है, एक जो चरण है ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का लास्ट 1 चरण है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, तो ये सिंह राशि है और 1 से 4 तक आपकी मघा गणमूल नक्षत्र है। तो इससे जस्ट पहले आपका, हम जानते हैं कि राशि एक सीक्वेंस में आती है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो सिंह राशि से पहले की राशि कौन सी है? कर्क। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, मैंने एक ड्रॉ कर दिया, एक सेक्शन बना लिया, एक पोर्शन दिखा दिया कि ये सिंह राशि है और उसके जस्ट आगे जो है वो कर्क राशि है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सेक्शन, ये जो मिलन का स्थान है, ठीक है, ये जंक्शन, आई मीन ये पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कर्क राशि समाप्त हो रहा है, ठीक है। और कर्क राशि के बाद ये जो सेक्शन है, यहाँ से क्या चालू हो रहा है, सिंह राशि चालू हो रहा है, ठीक है। यहाँ से सिंह राशि स्टार्ट हो रहा है एक से, ठीक है। कर्क राशि समाप्त हो रहा है, उसके बाद सिंह राशि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और जब सिंह राशि स्टार्ट हो रहा है तो सिंह राशि के साथ क्या है, मघा नक्षत्र भी स्टार्ट हो रहा है। मघा नक्षत्र के भी चारों चरण जो है सिंह राशि में आ रहे हैं। तो उसका मतलब है कि मघा नक्षत्र जो है वो सिंह राशि के साथ उसका भी उदय हो रहा है, वो भी सिंह राशि के साथ ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और पहला जो नक्षत्र है सिंह राशि में मघा नक्षत्र ही है, तो मतलब स्टार्टिंग का जो स्टार्ट जो हो रहा है सिंह राशि का, वो मघा नक्षत्र से ही हो रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से मघा नक्षत्र भी स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से सिंह राशि भी स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से। तो इसलिए ये पॉइंट क्या कहलाएगा, एक संधि, क्योंकि जहाँ राशि और नक्षत्र एक साथ स्टार्ट होते हैं, एक साथ जिनका उदय होता है, तो उसको एक संधि बोलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो ये एक संधि हो गया, ठीक है। इसलिए मघा नक्षत्र को गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रख लिया गया है, ठीक है, क्योंकि एक संधि से ये स्टार्ट हो रही है। और संधि को जनरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उतना आई मीन शुभ नहीं माना जाता, इसको जनरली अशुभ की कैटेगरी में रख लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो जहाँ भी संधि हो रही है उस संधि, ठीक है, तो उस संधि पे ही जो पहला चरण होगा, उस संधि से जो पहला चरण जो स्टार्ट होगा मघा नक्षत्र का, ठीक है, उस चरण में ही अगर जातक का जन्म हुआ है तभी माना जाएगा कि जातक को गणमूल नक्षत्र का दोष उस पर लगेगा, ठीक है। संधि के पहले चरण में, आई मीन संधि से जो जस्ट सटा हुआ जो चरण है, अगर उस चरण में अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है तभी माना जाएगा कि व्यक्ति को गणमूल नक्षत्र का दोष लगेगा। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ सिंह राशि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से मघा नक्षत्र भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और सिंह राशि या मघा नक्षत्र, पहले मघा नक्षत्र यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और ये क्या है आपका पहला चरण, ठीक है। संधि क्या है आपका, संधि स्टार्ट हो रही है पहले चरण से। तो ये जो पहला चरण है, अगर उसमें जन्म हुआ है, मघा नक्षत्र के पहले चरण में अगर जन्म हुआ है जातक का, तभी बोला जाएगा कि उसको गणमूल नक्षत्र का दोष लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, गणमूल नक्षत्र में टोटल, हर नक्षत्र की तरह गणमूल नक्षत्र भी तो एक नक्षत्र ही है, तो उसको भी 4 चरण होते हैं। तो देखिए, अगर जातक का जन्म प्रथम चरण में हुआ है तो जातक के आई मीन माता को कष्ट होता है, ठीक है, उसकी जो माँ है उसको कष्ट झेलना पड़ता है, ठीक है। अगर दूसरा चरण में अगर जातक का जन्म हुआ है, ठीक है, अगर पहला चरण में जन्म हुआ है, मान लीजिए इस चरण में जन्म हुआ है जातक का, तो उसकी माता को कष्ट होता है। अगर दूसरे चरण में जन्म हुआ जातक का इस चरण में, तो उसके पिता को कष्ट होता है। व्यक्ति आई मीन जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है दूसरे चरण में, मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में, उसके पिता को कष्ट होता है और या फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, ठीक है। तीसरे चरण में अगर यहाँ पे जन्म हुआ है व्यक्ति का, तो उसका जो जीवन होता है वो सुखी होता है, उसको सभी तरह के लग्जरी आइटम्स जो होते हैं सब कुछ उसको जीवन में प्राप्त होता है, ठीक है। वो सुखी लग्जरी वाली लाइफ वो स्पेंड करता है, व्यतीत करता है। अगर चौथा चरण में जन्म होता है तो जातक को धन, आई मीन उसके पास पैसे रहेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस उसको कभी झेलना नहीं पड़ेगा और बहुत ही इंटेलेक्चुअल होगा, आई मीन विद्या भी उसको मिलेगी, हर तरीके से वो स्टेबल होगा। वो जहाँ काम करेगा, जो भी जिस क्षेत्र में भी जाएगा वहाँ पे उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो जातक को धन, विद्या का लाभ तथा कार्य क्षेत्र में स्थायित्व प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से जिस जिस चरण में जन्म हुआ है उस चरण के हिसाब से जातक को उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर पहला चरण में हुआ तो माता को कष्ट, दूसरा चरण में हुआ तो पिता को कष्ट और फाइनेंशियल क्राइसिस, और तीसरा चरण में जन्म हुआ तो जातक सुखी होगा, लग्जरी लाइफ स्टाइल स्पेंड करेगा। और अगर चौथे चरण में जन्म हुआ है तो आई मीन फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रहेगा, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल भी होगा, विद्या भी अच्छे तरीके से अर्जन करेगा उसका, और अपने जिस भी सेक्टर में रहेगा उसमें स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो अगर मघा के, ठीक है, जहाँ पे भी संधि हो रही है, ठीक है, आप इसको बहुत सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जहाँ भी संधि हो रही है, बस संधि स्थान से जो चरण स्टार्ट हो रहा है, संधि से जो चरण स्टार्ट हो रहा है, वही चरण में आपको गणमूल नक्षत्र का दोष जो है वो जातक को, व्यक्ति को लगेगा। तो यहाँ पे आपका सिंह राशि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 9 तक सिंह राशि है और 1 से 4 तक
मघा गणमूल नक्षत्र है। तो ये एक जो नंबर है जहाँ पे मैंने लिखा है, जो पॉइंट है, ये आपका संधि है। यहाँ से आपका पहला जो चरण हो गया कौन सा हो गया, मघा गणमूल नक्षत्र का पहला चरण। तो बस मघा गणमूल नक्षत्र के पहले चरण में अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है तो माना जाएगा कि वो गणमूल नक्षत्र के दोष से ग्रसित है, और उसकी गणमूल नक्षत्र की शांति पूजा करवाना उसके लिए अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो पूजा होती है जनरली गणमूल नक्षत्र को, आप अगर बिहार और यूपी में जाइएगा तो लोग आपको गणमूल नक्षत्र बोलते हुए सुनाई नहीं देंगे। ठीक है, वो आपको बोलेंगे सतैसा। सतैसा, इसको एक्चुअली सतैसा का नक्षत्र भी बोला जाता है, और सतैसा पूजा इसके लिए की जाती है। ठीक है, खासकर बिहार यूपी के परिवेश में अगर आप देखेंगे तो लोग इसको सतैसा नक्षत्र बोलते हैं, और इसकी शांति के लिए सतैसा पूजा करवाते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज़ है, कहीं आप गणमूल नक्षत्र बोलते हैं और कहीं आप सतैसा नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है, बस स्टेट बाय स्टेट उसके नाम को आप वेरी कर दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं, बाकी उसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो जब भी अगर आपका जातक का जन्म अगर हुआ है गणमूल नक्षत्र के, आई मीन जिस चरण में उसको दोष लगा, अगर उस चरण में उसका जन्म हुआ है तो आप उसकी गणमूल नक्षत्र की शांति पूजा जरूर करवा लीजिए। ठीक है, जस्ट जन्म के 27 से 30 दिन के भीतर वो नक्षत्र दोबारा से आता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो उस समय उसकी शांति पूजा आपको करवा लेनी है, और किसी अच्छे कर्मकांड वाले पंडित जी से आपको इसकी पूजा करवानी है, क्योंकि थोड़ा ये पूजा थोड़ी लंबी पूजा होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें लाखों रुपए लग जाते हैं, ऐसी नहीं है। ठीक है, पूजा इतनी भी महंगी नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, 5,000 10,000 तक में आराम से ये पूजा संपन्न हो जाती है। ठीक है, लेकिन किसी अच्छे ज्ञानी पंडित से ही करवाएं, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें भी शॉर्टकट कर देते हैं। आई मीन वो जानते ही नहीं है बहुत सारे लोग कि इसकी पूजा, आई मीन बहुत सारे पंडित जो होंगे वो सही से इसकी पूजा करवाएंगे नहीं। ठीक है, ये शॉर्टकट मार देंगे, तो शॉर्टकट मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक अच्छे विद्वान पंडित से इसकी पूजा करवाएं, और उसके बाद बाकी एक औपचारिकता है, इसको पूरा कर लीजिए, उसके अलावा और कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जनरली मैं, जहाँ तक मेरी पर्सनल आई मीन एक्सपीरियंस रहा है, आप बहुत लोगों को देखे होंगे, या बहुत सारे ऐसे बुक हैं जिसमें डायरेक्टली ये मेंशन हो जाता है कि अगर आप गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में भी आ रहे हैं, भले आप उसके दोष से ग्रसित हो रहे हैं कि नहीं। देखिए, दोष से ग्रसित एक पार्टिकुलर चरण में ही आप हो रहे हैं, हर चरण में तो उसके दोष से ग्रसित नहीं हो रहे। लेकिन अगर आप गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में भी आ गए, यानी अश्विनी, अश्लेषा, मघा, मूला, रेवती और ज्येष्ठा, इन नक्षत्र में अगर आपका जन्म भी हो गया है, तो भी बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं जो आपको बोलते हैं कि गणमूल नक्षत्र की शांति पूजा करवा लेनी चाहिए। और कुछ ऐसे विद्वानों का मत है कि नहीं, इस पार्टिकुलर चरण में अगर आए तो आप उसकी पूजा करवा सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने भी ये नहीं बोला है कि अगर गणमूल नक्षत्र में अगर आप श्रेणी में आ रहे हैं तो मत कराइए, ऐसा उन लोगों ने नहीं बोला है। तो मेरा आप लोगों को एक साफ साफ यही संदेश है कि देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जहाँ भी संधि हो रही है उस स्थान को तो अशुभ माना जाता है। ठीक है, उस स्थान को अशुभ मान लिया जाता है। जो भी अशुभ होता है उसको दूर करने के लिए तो उसकी पूजा पाठ आवश्यक है ही। ठीक है, इसलिए अगर आप गणमूल नक्षत्र में भले ही आपका जन्म हुआ है, और भले ही उस पार्टिकुलर चरण में अगर आपका जन्म नहीं भी हुआ है जहाँ पे आप उसके दोष से ग्रसित हो रहे हैं, तो भी आप उसकी पूजा करवा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जन्म संधि में तो हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप गणमूल नक्षत्र में आ रहे हैं तो आपका जन्म तो संधि में हुआ है, ये तो क्लियर है। ठीक है, 100% क्रिस्टल क्लियर है कि आपका जन्म संधि में हुआ है। ठीक है, तो संधि में हुआ है तो उसके अशुभ प्रभाव को तो दूर कर लेना आपके लिए नितांत आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि आप उसके अशुभ प्रभाव को ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, फिनिश कर लीजिए। और दूसरा एक और रीज़न है, ठीक है, जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो मघा नक्षत्र है, ठीक है, ये मघा नक्षत्र, ठीक है, जिसको गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में रखा गया है, तो ये जो स्टार्ट होता है सिंह राशि के साथ स्टार्ट हुआ, ये उदय हुआ सिंह राशि के साथ। ठीक है, लेकिन ये दो ऐसे राशियों का जंक्शन है, ऐसे दो ऐसे राशियों के बीच में मिलन का काम करता है, जिसकी प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है, जिसका तत्व, जिसका एसेंस बिल्कुल अलग है, जिसका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। जैसे देखिए दोस्तों, ये है सिंह राशि। ठीक है, सिंह राशि का जो कैरेक्टर है, जो तत्व है, वो है अग्नि तत्व। ठीक है, सिंह राशि अग्नि तत्व। मैं जब गणमूल नक्षत्र का जब पूरा जब एक एक गणमूल नक्षत्र को मैं डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को
राशियों के तत्व के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतनी जानकारी रखिए, ठीक है। तो सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व है, और सिंह राशि से पहले जो है वो क्या है, कर्क राशि। और कर्क राशि किस में आती है, जल तत्व, ठीक है। कर्क राशि जल तत्व होता है और सिंह राशि होती है अग्नि तत्व। यानी अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, ठीक है, मघा नक्षत्र के किसी भी चरण में हुआ हो, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे, ठीक है, तो आप जल राशि से आप जो है अग्नि, अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो आप सिंह राशि के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। और ये माना जाएगा कि आप जो है, आपका जो शरीर है वो अग्नि तत्व से बना है, ठीक है, आप अग्नि तत्व में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो आपका माना जाएगा कि आप अग्नि तत्व से बने हैं, आपकी जो बॉडी है वो आपकी अग्नि तत्व से बनी है, ठीक है। और ये जो है मघा, जो गणमूल नक्षत्र है वो स्टार्ट हो रहा है जब कर्क राशि समाप्त हो रहा है, और कर्क राशि क्या है, जल तत्व है, ठीक है। तो मघा जो गणमूल नक्षत्र है वो सिंह राशि जो कि अग्नि तत्व है और कर्क राशि जो कि जल तत्व है, इन दोनों के बीच में एक जंक्शन का काम कर रहा है। यहाँ भी एक तरीके से बोल देते हैं कि यहाँ भी एक तरीके से एक संधि का काम कर रहा है, ठीक है। एक तरीके से दोनों को यहाँ पे ज्वाइंट कर रहा है, यानी कर्क राशि खत्म हुई और सिंह राशि स्टार्ट हो गई, और सिंह राशि का पहला नक्षत्र क्या हो गया, तो मघा, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक जंक्शन का काम कर रहा है, और जंक्शन का काम कर रहा है तो ये देखिए, अगर अग्नि और जल, जैसा कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि अग्नि और जल एक दूसरे के परम शत्रु हैं, बिटर इनिमी है, ठीक है, बिटर इनिमी है। अग्नि, आग में और पानी में कोई कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती है। अगर फायर, अग्नि की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो जल को ख़त्म कर देगा, और अगर जल की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो वो अग्नि को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक आपको ये क्लियर हो गया कि मघा नक्षत्र जो है एक तरीके से कर्क राशि और सिंह राशि के बीच में एक जंक्शन का काम कर रहा है, और दोनों राशियों की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है, तत्व बिल्कुल है, एक अलग है, एक अग्नि तत्व है तो दूसरा जल तत्व है, और अग्नि और जल दोनों एक दूसरे के बिटर एनिमीज हैं। यानी आप जन्म के समय ही आप क्या कर रहे हैं, मुश्किल में जा रहे हैं, ठीक है, दुश्मन के क्षेत्र में जा रहे हैं, आप समझ लीजिए, या दुश्मन के क्षेत्र से लौटे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है, तो बॉर्डर में जो लोग रह रहे हैं उनका जो जीवन है वो आप लोगों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी है, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है, वो कब सोएंगे, कब बेचारे मर जाएंगे, कब कभी कहीं से सेलिंग चालू हो जाएगी, कब उनका घर रहेगा, कब घर टूट जाएगा, उनको भरोसा नहीं है। तो बस वही समझ लीजिए कि आप बिल्कुल दो दुश्मनों के बीच में बॉर्डर पे आप फंसे हुए हैं, ठीक है। एक अग्नि तत्व है, एक जल तत्व है, ठीक है। अगर आप मघा गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आ रहे हैं, सिंह राशि में अगर आपका जन्म हुआ है और आप मघा गणमूल नक्षत्र में आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आपका शरीर जो है वो अग्नि तत्व से बना है, और आप जल के, यानी आपके जस्ट जो सामने जो है पूरा का पूरा जो है जल भरा हुआ है, यानी ये जो फील्ड है ये वाटर है, और ये आप यहाँ जन्म लिए, ये आप अग्नि है, ठीक है, ये अग्नि है। तो पानी और जल जब एक साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो उसका जो इफेक्ट होगा, जल की शीतलता का इफेक्ट होगा, वो तो अग्नि पे पड़ेगा। तो एक्चुअली आप दो दुश्मनों के बीच में एक बॉर्डर एरिया में फंसे हुए हैं, एक बॉर्डर में फंसे हैं, और ये माना जाएगा कि आपका जो शरीर है जो अग्नि तत्व है, क्योंकि आप मघा गणमूल नक्षत्र में आ रहे हैं, वो उसका वो धीरे धीरे क्या होगा, क्षय होगा उसका, वो उसकी जो पोटेंशियल है, उसका जो स्ट्रेंथ है धीरे धीरे कम होगा। क्यों? क्योंकि आप जस्ट जल तत्व से निकल करके अग्नि राशि में एंट्री किए हैं, ठीक है। अग्नि राशि में आपका जन्म हुआ है और उसके जस्ट पहले क्या है, जल तत्व वाली राशि है, ठीक है। तो आप दो दुश्मनों के बीच के बॉर्डर में फंसे हुए हैं, बस आप इतना समझिए, ठीक है। और यही कारण है कि जिस जातक का जन्म गणमूल नक्षत्र में होता है वो मेंटली और फिजिकली भी थोड़ा रोगग्रस्त ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उनकी इम्यून सिस्टम वगैरह भी जो होती है वो कमज़ोर होती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी शांति पूजा आपको, अगर आप गणमूल नक्षत्र में आ जा रहे हैं तो आपको इसकी शांति पूजा करा लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ये बेशक आप डिटेल में जाइए कि किस चरण में हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संधि के अशुभ प्रभाव को हटाने के लिए और अपने हेल्थ इश्यूज़ को फिट एंड फाइन करने के लिए, क्योंकि आप दो दुश्मनों के बीच में फंसे हुए हैं, दो अपोजिट राशियों के बीच में आप हैं, तो आपको उसकी
शांति पूजा जरूर करवा लेनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से क्लियर हो गया कि जहाँ भी गणमूल नक्षत्र बनेगा, जहाँ भी गणमूल नक्षत्र होंगे, वहाँ समझ लीजिए कि दो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले राशियों का मिलन होगा। एक अग्नि तत्व होगा और एक जल तत्व होगा। ठीक है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग है, दोनों एक दूसरे के बिटर इनिमी हैं। तो आप अगर मघा गणमूल नक्षत्र के पहले चरण में होंगे तो इसका इफेक्ट और ज़्यादा होगा, यानी आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और ज़्यादा आएंगे, क्योंकि क्या है, आप जल के और नज़दीक हैं। आपका शरीर अग्नि है लेकिन आप जल के बहुत नज़दीक है। ठीक है, आप बिल्कुल जल से सटे हुए हैं, तो आप पे इफेक्ट और ज़्यादा होगा, आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और ज़्यादा होंगे। जैसे आप 2 नंबर पे गए, 1 नंबर से हट गए, तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा। फिर 3 नंबर पे और कम, फिर 4 नंबर पे और कम। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, उसका इम्पैक्ट धीरे 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 कम होता जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट तो रहेगा। ठीक है, तो इसलिए एक लेश मात्र भी, छोटा सा भी कोई कमी आपको रखनी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है और मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, उसके मुताबिक मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका जन्म गणमूल नक्षत्र में हुआ है तो आप उसकी शांति पूजा करवा लीजिए। ठीक है, चरण आप जरूर जान लीजिए, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन शांति पूजा करवा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव उसके रहेंगे ही, क्योंकि संधि का क्षेत्र है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पूरी तरीके से क्लियरली मेंशन है कि संधि जो है दैट इज़ इनऑस्पिशियस, वो अशुभ है। ठीक है, और दूसरा क्या है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये दो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले राशियों के बीच का मिलन का स्थान है। इसलिए अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को भी ठीक रखने के लिए, फिट एंड फाइन रखने के लिए आप गणमूल नक्षत्र की शांति पूजा किसी अच्छे पंडित, विद्वान पंडित से अवश्य करवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब तक तो ये क्लियर हो गया दोस्तों कि कैसे गणमूल नक्षत्र मघा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आज का जो भी मैंने आपको बताया वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। ठीक है, आप मेरे साथ बने रह रहे हैं, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।